नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को, एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो लगभग हर परीक्षा में बीपीएससी में आए हुए हैं। जो 1992 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन जो बीपीएससी में आए हुए हैं, उसी का हल प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। किस लिए, क्यों 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसलिए, या यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था कि लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी के दिन ही 1930 में क्या हुआ, 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। और इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही हम क्या किए, अपना संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू किए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में क्या है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, मतलब इसमें है भारतीय संविधान में 300, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है कि संघीय सूची में कितनी विषय हैं, राज्य सूची में कितना विषय है और समवर्ती सूची में है। यहाँ पे मिलान करना है। तो संघीय सूची में हम जानते हैं कि संघीय सूची में 97 विषय है। ये तो पहला तो सही है। संघीय सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। तो देख लीजिए पहला ये तो यह वाला तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी, एक मिनट। तो पहले में क्या हो गया, जो संघीय सूची में है उसमें 97 विषय। संघीय सूची में कितने हैं? 97 विषय। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये मूल संविधान के समय का है, जबकि इस समय जो विषय हैं वो संघीय सूची में जैसे 97 की जगह पे 98 हो गए हैं, और राज्य सूची में क्या हो गए हैं इस समय 66 विषय की जगह पे 59 विषय हो गए, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हो गए हैं। पाँचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करें और इसको मतलब सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाइए। तो सबसे पहला क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहला सार्वभौमिक आता है। तो सार्वभौमिक क्या है? तीसरे नंबर पे। सार्वभौमिक क्या है? तीसरे ऑप्शन में। तो मतलब पहला क्या होगा? सी होगा। तो पहला सी होगा, मतलब डी कट गया। क्या होगा? पहला सी होगा। और क्या होगा उसमें? फिर सार्वभौमिक के बाद क्या आता है? समाजवादी। मतलब हमारे संविधान में क्या है? सबसे पहला सार्वभौमिक है, फिर समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, और फिर लास्ट में प्रजातांत्रिक की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जो समाजवादी शब्द था वह 42वां संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी भी था, पंथनिरपेक्ष समाजवादी था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत से क्या होता है, एक नया राज्य बना लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा? साधारण बहुमत चाहिए, इसमें कोई बहुमत नहीं चाहिए। ये संवैधानिक संशोधन के लिए, एक नए राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन फॉरेनर को नहीं प्राप्त है। तो सबसे पहला है कि भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा का कानून की समक्ष समानता। तो दूसरा तो है क्या है? दूसरा है कानून के समक्ष समानता। तीसरा नहीं है, अल्पसंख्यकों के अधिकार में यह गैर नागरिकों के लिए नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी है। तो पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकार, ये दोनों क्या है? गैर नागरिक के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला और क्या है चौथा है ये सही हो जाएगा। पहला नहीं, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो दूसरा चौथा किस ऑप्शन में है? पहला और तीसरा। अच्छा, इसमें पहला क्या है? पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और तीसरा
हाँ, थोड़ा यही बताया था, लेकिन ऑप्शन में गलत हो गया। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो गैर नागरिक को नहीं है, और अल्पसंख्यक के अधिकार भी जो है वो गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है। ये अधिकार गैर नागरिक को, मतलब फॉरेनर को नहीं प्राप्त है। जैसे इसमें पढ़ भी लेते हैं डिटेल में एक बार। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, वर्णित है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो मात्र भारत के नागरिकों के लिए, जबकि ये गैर नागरिकों के लिए नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह क्या है, किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो संविधान अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ए में आएगा। क्या आएगा? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 9वां का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 9वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 एक के ए में है, के तहत मौलिक, मतलब नागरिकों का जो है मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ये क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें देखा जाए मानव, क्या ये दिया है कि मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार पहला सही है, जबकि काम का अधिकार, मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये दोनों ए और सी दोनों सही होगा, बाकी दोनों ये गलत होगा। मानव अधिकार के साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार भी हो जाएगा और शिक्षा का अधिकार भी हो जाएगा। तो इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा। 12वां चलते देखते हैं कि 12वां में क्या बोला है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा एक, मतलब कौन से सूचीबद्ध हैं? तो क्या है, इसमें बोला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड। तो छोटे परिवार का मानदंड के बारे में नहीं बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा भी नहीं बताया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता के बारे में निर्देशित, मतलब ये भाग 4 में निर्देशित सिद्धांत है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ये किसमें है? मौलिक कर्तव्य जो है 51 क में है। किसमें है? 51 क में। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या मंत्रियों के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपने शक्तियों का जो सीधे प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? क्या है कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति में कौन सा क्रम है? तो इनका 12वां क्रम था। जो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी उनका भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 12वां क्रम था। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो हम जानते हैं एक विधेयक कब अधिनियम बन जाता है, वह क्या हो, संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाए और अंत में राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो वो बिल क्या हो जाता है, विधेयक, मतलब अधिनियम बन जाता है। वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। तो देखा जाए तो इसमें पहला ऑप्शन है कि जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ये भी बात सही है। अंतिम में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। तीसरा है कि जब प्रधानमंत्री, तो ये गलत बात है। चौथा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कुछ, तो हम इसमें दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, क्योंकि यह अंतिम रूप में विधेयक को अधिनियम बनाता है। तो बी वाला सही हो जाएगा। यदि बी नहीं होता तो पहला वाला सही हो जाता। 18वां क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब कौन सा क्रम है? तो इनका 12वां क्रम है। कौन है? इनका 12वां क्रम है। ये इनका 12वां क्रम है।
19वां देखा जाए तो 19वां क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। 20वां क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं, महान्यायवादी एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो क्या है, मतलब क्या है कि भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो मत नहीं दे सकते हैं। वो क्या होता है, वो मत नहीं दे सकते हैं। तो 20वां का तीसरा चौथा ऑप्शन में होगा बी। बी है इधर अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे दिया है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वही अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। क्या है, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, ये क्या कर सकते हैं कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में ऊपर थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में या संसद के किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। यह किस अनुच्छेद में, 88 अनुच्छेद में ये बोला गया है। तो 22वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह, यदि 2 माह वह सदन में नहीं आता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसके रिक्त को, उसके पद को, मतलब उसके पद को क्या कर दिया गया कि क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देते हैं 23वां वाला। तो 23 में कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में पहला ऑप्शन दिया है कि 280 सदस्य, तो ये गलत है। 280 सदस्य नहीं होते हैं, इसमें 250 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन देख लिया जाता है। इसमें कह रहा है कि 250 सदस्य है, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्या है, जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो 24वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वां वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है। राज्यसभा क्या होता है, समाप्त ही नहीं होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा क्या होता है, 5 साल पे खुद ब खुद भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा चलता रहता है, यह समाप्त नहीं होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। क्या कितना होता है, 6 वर्ष होता है। 25वां क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं वह मतलब किसी सभा के सदस्य नहीं होते हैं। कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26वां वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। 27वां वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। कह रहे कि कौन सही नहीं है, तो और दूसरा इसमें दिया कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। बी वाला क्या है, गलत है, जबकि पहला सही है। धन संपत्ति के मामले राज्यसभा क्या होता है, शक्तिहीन होता है, सही बात है, जबकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है। तीसरा ऑप्शन है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये भी सही है। तो इसका जो 27 का आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होकर लोकसभा से होती है। 28वां वाला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, एक ऑप्शन और था, कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो धन विधेयक केवल कहाँ पर पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कह रहा लेखानुदान बना है, लेखानुदान किस लिए बना है, तो कैग की रिपोर्ट पर मतदान देने के लिए नहीं, कैग की रिपोर्ट पर मतदान लेखानुदान नहीं देता है। कह रहा है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, ये भी नहीं है। तीसरा है कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ये सही है कि जो लेखानुदान होता है, यदि बजट क्या होता है वो लंबित है तो आकस्मिक जो होता है कि मतलब क्या होता है कि लंबित होने के कारण इसमें जो निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसके समकक्ष? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? तो जो लोक लेखा समिति होती है अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को देती है। कहाँ, किसको देती है? लोकसभा के स्पीकर के सामने लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। 31वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 31वां क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें एक अपील की जाती है, ये भी सही है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि कोर्ट मार्शल को छोड़ना नहीं, कोर्ट मार्शल का भी मतलब ये सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो 31 का जो है सी वो सही नहीं है। डी ऑप्शन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, जबकि सी वाले में इसमें लिखा था कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, तो ये गलत है। कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। 33वां क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। क्या, कौन, किसको देता है? जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो जो चलित न्यायालय था वो एपीजे अब्दुल कलाम का कल्पना था। इसको लाने में जिसका कल्पना था वो एपीजे अब्दुल कलाम का कल्पना था। लेकिन इसमें अच्छा पूछ भी रहा है कि मानस पुत्र है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में मोबाइल कोड जो है वह किसके द्वारा मतलब कौन कल्पना किया था इसका? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने सबसे पहले मोबाइल कोड का कल्पना किया था। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश में पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर और पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना जो है वह सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। 35 वाला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो हम जानते हैं कि यह 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 355 में क्या है? यही संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? संघ के बारे में। और 360 में क्या है कि राष्ट्रपति राज्य में क्या आपातकाल मतलब राज्य में वह राष्ट्रपति शासन लग सकता। और 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 में वित्तीय संकट जब आ जाता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। 36वां वाला क्वेश्चन जो है 36वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन से संशोधन में? तो यह था 61वां संशोधन 1989 में। ये क्या किया गया था? जो वोटिंग का, जो मतदान का न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कब कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। मतदान का जो न्यूनतम उम्र की सीमा था वह 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन में? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 61वें संशोधन में। 38वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं सूची में कह रहा है कि वैसे तो 22 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? 22 है। लेकिन पहले कितना था? पहले जब इसमें संशोधन नहीं हुआ था तो 18 था। कितना था? 18 था। लेकिन कौन से संशोधन में? 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या होता है कि इसमें संशोधन होता है और 8वीं अनुसूची में 18 की जगह पे 22 भाषाओं को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39। कह रहा है कि सीडीपी एवं एनईसी की पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का जो सुझाव दिया था वह 1957 में बलवंत राय मेहता ने दिया था, और जबकि द्विस्तरीय का अशोक मेहता ने दिया था।
40वां क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही है। तो इसमें बोल रहा है कि पहला त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कह रहा है कि सही नहीं है। तो ये तीसरा वाला कह रहा है कि बड़े देशों के लिए आदर्श है, इसका केंद्रीय व्यवस्था के लिए यह सही नहीं है। जबकि त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब सही है। 41वां क्वेश्चन जो है कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश की थी वो भी बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने ही विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश भी की थी। 42वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 42वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो ये किसकी सिफारिश की थी? चूँकि त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी और द्विस्तरीय कौन? अशोक मेहता ने सिफारिश की थी। 43वां है कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह कैसी होती है। तो परामर्शदात्री, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो यह प्रशासनिक प्राधिकरण क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है। 44 में कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय एवं पर्यवेक्षी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी। तो क्या है? ये प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा इसमें सही आंसर, प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब अनुसूचित जातियों की संख्या जो है 1206 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो हम जानते हैं कि सुरक्षा पद का अस्थायी सदस्य 5 होते हैं जबकि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य में आपका फ्रांस भी है, चाइना भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, रसिया भी है, ठीक है, लेकिन जर्मनी नहीं है। क्या है? जर्मनी नहीं है। 47वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा भी है कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। इसमें कौन है जो 5 अस्थायी सदस्य इस समय? वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन है। 47 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो मानव अधिकार के संरक्षण से। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना है वह 1967 में हुआ था। मानव अधिकारों के संरक्षण से ये जुड़ा हुआ है। 48वां क्वेश्चन जो है 61 में हुआ था, इसका 67 हम बोल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। किस में हुआ था? 1961 में। एक पीटर बेनेंसन नाम के क्या आदमी थे जो 1961 में क्या किए थे? एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का स्थापना किए थे। 48वां क्वेश्चन है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। 49 वाला क्वेश्चन है कि किस देश की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट होता है उसे येलो बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? येलो बुक बोला जाता है। 50वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लगभग 50 या 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।